तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसएल क्लासेस की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का पहला हेडिंग। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन का क्या अर्थ है? इस परावर्तन के यह अर्थ यह है कि प्रकाश का वापस लौटना। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। तो दोस्तों ये प्रकाश कहाँ से लौटेगा, कैसे लौटेगा, आइए देखते हैं। जब इसका परिभाषा से पहले आप सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश पहले माध्यम से किसी समांग माध्यम तो सॉरी दोस्तों जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और पुनः अपने पहले माध्यम में लौट जाता है या वापस होती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हें इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई यहाँ पर प्रकाश है, ये पहला माध्यम मान लीजिए अब कोई माध्यम है और यहाँ पर एक प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ है। देखिए दोस्तों ये परावर्तक पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश पहले माध्यम चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, ये कोई माध्यम है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रकाश का परावर्तन जब होता है कि ये दूसरे माध्यम का तल होता है, ये पारदर्शी नहीं होना चाहिए और ना ही पारभाषक होना चाहिए, ये अपारदर्शी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बाहर से इसके पॉलिश लगाते हैं ताकि प्रकाश का अपवर्तन ना हो। यहाँ पर परावर्तन है, यहाँ पर जब इसके प्रकाश इसके पार नहीं जाएगा तो दोस्तों यहीं से परावर्तित होकर पहले माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इन बिंदुओं के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर एक इस बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, इसे अभिलंब बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके परिभाषाएं क्या होती है। मान लीजिए ये है, ये बी है और ये ओ है और ये एन है और एन डैश। तो दोस्तों यहाँ पर एन और एन डैश जो है ये दर्पण है, इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ पर जो बीच है, बीच में लंब डाला गया, इसे अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपतित किरण। तो दोस्तों आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसकी परिभाषा यह है कि परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश आकर टकरा रही है। अब इसी किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। तो आप आपतित किरण समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा परावर्तित किरण। तो देखिए दोस्तों ये परावर्तित किरण क्या होता है। तो दोस्तों परावर्तित किरण ये आपतित किरण का बिल्कुल उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आप विलोम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच सॉरी दोस्तों यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आकर टकराती थी इस परावर्तक पृष्ठ पर, तो इस आकर टकराने वाली किरण को हम कहते थे आपतित किरण। अब यहाँ पर परावर्तित किरण, अब इस किरण का अर्थ है जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल से टकरा कर वापस लौटता है, तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो आइए देखते हैं परावर्तित किरण के बाद एक हेडिंग है आपका ये अभिलंब। ये बचता है आपका अभिलंब। अब अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब से पहले आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब देखिए दोस्तों आपतन बिंदु क्या है। आपतन, इसी शब्द से आपको पता चल जाएगा कि आपतन का अर्थ होता है आकर जब कोई ये मान लीजिए, देखिए दोस्तों ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। अब इस पर कोई प्रकाश आकर इस बिंदु पर टकरा कर वापस लौट रही है, तो जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन होता है इसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। दोस्तों इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, आप देख सुनिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौटता है उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ इस बिंदु से टकरा कर वापस लौटा है, इसलिए इस बिंदु का आपतन बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये चौथा पॉइंट है ये अभिलंब। तो देखिए दोस्तों अभिलंब किसे कहते हैं? आप रेखा गणित में लंब के बारे में पढ़े होंगे। जब कोई रेखा होती है उस पर हम एक सीधी लंब डाल देते हैं, इस तरफ भी 90 अंश बनता है और इस तरफ भी 90 अंश बनता है। यहाँ पर 90 अंश वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है। दोस्तों इसकी परिभाषा होगी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इस परावर्तक पृष्ठ का आपतन बिंदु ये है और इसी बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाए तो इसे कहते हैं अभिलंब।
तो आइए देखते हैं इसकी आगे कहानी। दो बातें इसके और हैं आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रकाश का परावर्तन की क्रिया है। ये अब इसमें आपको दो बातें पढ़नी होंगी जो बहुत ही जरूरी हैं, जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी। देखिए दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर प्रकाश आई है और टकराकर वापस लौट गई है, और ये एक अभिलंब डाला गया है। तो इसमें दो बातें क्या है, पहला है आपतन कोण क्या है। इसकी परिभाषा यह है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि यहाँ पर आपतित किरण क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपतित किरण जो दर्पण पर आकर टकराती है, इसी किरण को कहते हैं आपतित किरण। और अभिलंब के मैंने आपको बताया कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। तो इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है यहाँ पर, इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आइए देखते हैं दूसरा बिंदु। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि परावर्तन। तो दोस्तों, परावर्तन कोण क्या है। तो दोस्तों, परावर्तन कोण, इस परावर्तन का अर्थ है परावर्तित किरण। तो इसकी परिभाषा यह है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, और इन दोनों किरणों या अभिलंब और किरण के बीच में जो कोण बना है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पर इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम आर लिख देते हैं। अब ये दोस्तों, ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद की हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। इसमें आपको पहला और दूसरा मैं दोनों बताता हूँ। तो इससे पहले आप अगर प्रकाश के परावर्तन को नहीं समझ पाए हैं तो प्रकाश के परावर्तन का पहले समझ लीजिए, उसी के बाद आपको ये हेडिंग समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के नियम, पहला नियम है इसका, पहला नियम है तो दोस्तों, ये चित्र बन गया हमारा। तो दोस्तों, इसमें पहला नियम यह है, पहले नियम मैं आपको बता देता हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपतित किरण क्या है, ये किरण है AO, और परावर्तित किरण क्या है OB, ये परावर्तित किरण है। और अभिलंब क्या है, यहाँ पर जो OP, O और P। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक तल है और इसी तल पर तीनों किरणें, ये दोनों किरणें और ये अभिलंब तीनों स्थित हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या है, पहले सुनिए दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपतन कोण है। और यहाँ पर जो कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर कोण आई इक्वल कोण आर, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आइए देखते हैं अगले टॉपिक, दर्पण। तो दोस्तों, आइए देखते हैं दर्पण क्या है। तो दोस्तों, दर्पण के बारे में आप तो जानते ही होंगे। दर्पण का अर्थ होता है आईना, जिसमें अपने किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वस्तु को की छाया को देख सकते हैं। देखिए, मान चलिए मैंने कोई आईना लिया है। अब आईने में आप अपने आप को देखेंगे तो उसमें आप खुद दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो दर्पण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समतल दर्पण होता है,
पहला जो पहला समतल दर्पण होता है, तो दोस्तों इस समतल दर्पण आप पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता है ये केवल और केवल समतल दर्पण पर होता है। तो इसका दूसरा पार्ट ये है। तो दोस्तों गोली दर्पण, तो गोली दर्पण क्या है, अब इसी के बारे में हम आज इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि गोली दर्पण क्या है। समतल दर्पण आपको पता होगा इसका तल बराबर होता है, एक लेवल में होता है, इसमें कहीं कम ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। और गोली दर्पण होता है ये गोले आकार का होता है। आइए देखते हैं गोली दर्पण क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये गोली दर्पण की इसकी परिभाषा यह है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा के अनुसार ये कोई कांच का खोखला गोला होता है और ये कांच का होता है और खोखला होता है, ये गोलाकार होता है और इसी के एक भाग को हम कहते हैं गोली दर्पण। तो दोस्तों इसका एक भाग है, यही है, इसे कहते हैं गोली दर्पण। दोस्तों इसका हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों यही गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो है अवतल दर्पण है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ उत्तल दर्पण के बारे में। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की परिभाषा यह है कि गोली दर्पण को, ये दोस्तों ये गोली दर्पण है, इसकी परिभाषा यह है, बता रहा हूँ मैं आपको। गोली दर्पण को पालिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के बाह्य पृष्ठ अर्थात उभरे हुए पृष्ठ से। देखिए दोस्तों इसमें दो पृष्ठ है, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ। तो गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कब होगा, जब हम पॉलिश अंदर की तरफ करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने ये इस गोली दर्पण पर अंदर की ओर से पॉलिश कर दिया गया। अब इस पर प्रकाश का परावर्तन जब हुई होगा बाहर की तरफ होगा, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ये अवतल दर्पण गोली दर्पण पर बनते हैं। देखिए पहले इसकी परिभाषा यह है कि गोली दर्पण को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के आंतरिक पृष्ठ या अवतल पृष्ठ से हो। जो आंतरिक पृष्ठ होता है उसे अवतल पृष्ठ भी कहते हैं। तो गोली दर्पण पर पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए भाग से या अवतल पृष्ठ से हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसका सबसे पहले चित्र हम बनाएंगे गोली दर्पण का। तो दोस्तों ये गोली दर्पण है। अब इस पर पॉलिश किस प्रकार करें कि प्रकाश का परावर्तन अंदर से हो, आंतरिक भाग से हो या दबे हुए पृष्ठ से। देखिए ये उभरा हुआ पृष्ठ है और ये दबा हुआ पृष्ठ है। तो अगर हम इसके पॉलिश इसके बाहर उभरे हुए तल पर कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होने लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रकाश आएगा, प्रकाश लौट जाएगा, प्रकाश जाएगा, प्रकाश लौट जाएगा। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के आंतरिक भाग से हो रहा है, अतः यह अवतल दर्पण है। तो दोस्तों आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं इसका अगली हेडिंग। तो दोस्तों इसकी अगली हेडिंग यह है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो दोस्तों गोली दर्पण जो होता है इससे संबंधित कई परिभाषाएं होती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें होता है सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ। ये जो होता है ये यहाँ से जहाँ तक बनाएंगे, जहाँ तक ये गोला कटा हुआ होगा, इस पूरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों इसमें परावर्तक पृष्ठ में एक यहाँ पर मध्य बिंदु होता है, इसे कहते हैं हम ध्रुव। तो दोस्तों आइए बारी बारी समझते हैं।
सबसे पहला पॉइंट इसमें है परावर्तक। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि परावर्तक पृष्ठ। तो दोस्तों आप पता होगा परावर्तक पृष्ठ क्या है। यही है इसका परावर्तक पृष्ठ। यदि बाहर से पॉलिश कर दें तो अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा, जब अंदर से पॉलिश कर देंगे प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। और इस परावर्तक पृष्ठ को हम M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। इस M1 M2 को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ। देखिए दोस्तों, और दूसरा पॉइंट ये है इसका ध्रुव। तो दोस्तों ध्रुव किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्रुव की परिभाषा यही है कि परावर्तक पृष्ठ के किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब इसका यहाँ से भी दूरी समान है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसी बिंदु को कहते हैं हम ध्रुव। तो ये ध्रुव जो होता है इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी अगली हेडिंग यह है। तो दोस्तों आप ध्रुव के यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो आइए देखते हैं इसके आगे। वक्रता केंद्र। तो दोस्तों वक्रता केंद्र क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोली दर्पण जो होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट यह है वक्रता केंद्र। तो दोस्तों वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं वक्रता केंद्र ये गोली दर्पण है, ये किसी गोली दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है। और ये जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का भी एक केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। दोस्तों इसकी परिभाषा यह है कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब वक्रता केंद्र समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं चौथा पॉइंट है। इसका चौथा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या तो आप जानते होंगे कि वृत्त में केंद्र और परिधि से मिलने वाली एक रेखा को त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी ये इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी C और P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R दूरी कहते हैं। तो दोस्तों आप वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे। तो आइए इसके आगे की हेडिंग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अगले छोटी मोटी बातों को हम आगे जानेंगे, जो इसके और भी पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसके हम अगले वीडियो में देखेंगे।